66 पालना। लिया तस्वीर में मौजूद आदमी को देखती रही, सोच में डूबी हुई। उन्होंने कहा, मदद के लिए अनुरोध मिलने के बाद हम 2 दिन बाद प्रासंगिक जानकारी जुटाने के लिए रवाना हुए। मैडम पुआलिस का पूरा नाम पुआलिस डी रोकेफोर्ट है ना? उन्होंने एक पल रुककर आगे कहा, हमने डारिएच में रोकेफोर्ट परिवार की जांच की और पुआलिस का कोई सुराग नहीं मिला। इंटिस में एक महिला शादी के बाद अपना मायके का नाम रख सकती थी। यदि उसके नाम में दे होता था, तो इसका मतलब था कि वह कभी कुलीन परिवार से थी। इंटिस में दे का अर्थ से होता था, और इसके पीछे का उपनाम उस समय की जागीर को दर्शाता था। कोई नहीं। लुमियन हैरान था। उसे पता था कि मैडम पॉलिस के साथ कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसकी पहचान नकली होगी। रायन ने सिर हिलाया। डारिएच में रोकफोर्ट एक बड़ा परिवार है जिसमें कई सदस्य हैं, जिनमें एक प्रांतीय सेनेटर भी शामिल है। हम जल्दी में थे और हमारे पास विस्तृत जांच करने का समय नहीं था। हम केवल इस बात की पुष्टि कर सके कि पुआलिस नाम का कोई व्यक्ति नहीं था, लेकिन पुलिट नाम का एक व्यक्ति 1 साल से अधिक समय से लापता था। पुलिट? लुमियन ने पूछा। मैडम पुआलिस के साथ उनका क्या रिश्ता है? वे दोनों एक जैसे दिखते हैं। रायन ने सिर हिलाया। पर्याप्त जानकारी के बिना कोई अनुमान लगाना असंभव है। हम इतना जानते हैं कि पुलिट डी रोकेफोर्ट ट्रायर में एक लोकप्रिय रईस था और उसके कई नाजायज बच्चे थे। बहुत से लोग उससे नफरत करते थे। शायद यही कारण था कि उसके पास डारिएच छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था या उसे डारिएच छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। डैंडीवाद। ल्यूमियन इस शब्द से अपरिचित थे और महिलाओं के लिए लक्षित या राष्ट्रीय मामलों पर केंद्रित पत्रिकाओं और समाचार पत्रों की सदस्यता लेती थी। उनमें अलौकिक विषयों पर कुछ सामग्री थी, लेकिन पुरुषों से संबंधित कोई सामग्री नहीं थी। लिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक कैसानोवा है जो फैशनेबल कपड़े पहनता है, शालीनता से बोलता है और स्वतंत्र रूप से व्यवहार करता है। लुमियन ने आह भरी और उपहास करते हुए कहा, ट्रिया के लोग वाकई जीवन जीना जानते हैं। वे अपने मामलों को एक विचार, एक सिद्धांत और एक चलन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। धोखाधड़ी की बात करें तो ट्रायस सबसे आगे थे। पादरी ट्रायस के सामने तो वह अभी भी बच्चा ही था। अल्पविराम। पिछले साल ट्राय ने कई आर्केड बनाए हैं, और ने अपनी मार्क्वेस ब्लैक टी की चुस्की लेते हुए टिप्पणी की, और मैडम पुआलिस, नाजेली और अन्य लोगों को अपने 2 मंजिला भूमिगत निवास से नवीनतम रुझानों के बारे में बताया। आर्केड क्या होता है? ये कांच की छत और संगमरमर के फर्श वाली एक ढकी हुई सड़क होती है। इसके दोनों ओर भव्य और आकर्षक दुकानें होती हैं। दिन के समय ऊपर से रोशनी छनकर आती है और रात में गैस लैंप से पूरा इलाका जगमगा उठता है। यहाँ घोड़ों का प्रवेश वर्जित है। सबसे प्रसिद्ध आर्केड को ओपेरा हाउस आर्केड कहा जाता है। काली चाय से भरा एक सफेद चीनी मिट्टी का कप पकड़े हुए मैडम पुआलिस अपनी चमकदार भूरी आंखों से और को देख रही थी और मुस्कुराते हुए ध्यान से सुन रही थी। ये तो कुछ ऐसा है जिसे मुझे जरूर देखना चाहिए। नाज़ेली ने आह भरी, आर्केड की भव्यता, फैशन, स्वच्छता और चमक की कल्पना करते हुए। और को इंटिस के नवीनतम रुझानों की जानकारी थी। यही मुख्य कारण था कि उन्होंने दोपहर की चाय के निमंत्रण को स्वीकार किया था। कुछ देर बातचीत करने के बाद चर्चा और के काम और रिश्तों की ओर मुड़ गई। प्रेम इतना अथाह और मायावी है, मैडम पुआलिस ने मन ही मन सोचा। तो इसी वजह से तुम एक ही समय में इतने सारे पुरुषों से प्यार कर बैठती हो। और मन ही मन आलोचना करने से खुद को रोक नहीं पाई। मैडम पुआलिस ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और आह भरी। कभी कभी मुझे उसकी गलतियों पर बहुत गुस्सा आता है। काश मैं उसे मार डालूं और उसे मौत के घाट उतार दूं, लेकिन जब वह सचमुच मौत के मुंह में होता है, तो मैं उसे बचाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती और उसे बताने से इनकार कर देती हूँ। शायद यही प्यार है। अल्पविराम। प्रशासक के निवास के स्वामी के शयन कक्ष में मैडम पॉलिस को शायद एक बार डैंडीवाद में विश्वास रखने वाले पुलिट से प्यार हो गया था और उन्होंने एक निश्चित संबंध बना लिया था, जिसके परिणामस्वरूप उनके परिवार ने उन्हें अस्वीकार कर दिया था। फिर उन्हें किसी से शादी करनी पड़ी और अपने परिवार के संपर्कों का उपयोग करके उनके लिए कॉडू में प्रशासनिक पद सुरक्षित करना पड़ा। ल्यूमियन ने अपनी बहन द्वारा लिखी गई कहानियों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला। इससे ये स्पष्ट हो गया कि प्रशासक बेओस्ट का परिवार में दर्जा अपेक्षाकृत कम क्यों था। शायद, रयान ने सीधे सादे शब्दों में जवाब दिया,
खोजते रहो, लेकिन तिजोरी या ऐसी कोई भी चीज खोलने की कोशिश मत करो जिससे अलार्म बज जाए। ल्यूमियन और उसके साथी तुरंत तितर बितर हो गए और दूसरी जगहों पर खोज करने लगे। सूक्ष्म संकेतों को पहचानने की हंटर की क्षमता के बावजूद ल्यूमियन को अभी भी कुछ नहीं मिला। लिया और बाकी लोगों के लिए भी यही बात सच थी। उनके पास अध्ययन कक्ष में जाकर धैर्यपूर्वक खोज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। समय बीतने के साथ वे चारों गलियारे के अंत में पहुंचे, जहां एक बंद कमरा एक खुले धूप घर के सामने स्थित था। उसके बगल में एक सीढ़ी थी जो मीनारों में से एक की ओर जाती थी। रेयान, जिसने सोलारियम की तलाशी पूरी कर ली थी, लिया की ओर मुड़ा। लिया ने अपने घूंघट से लटकती छोटी चांदी की घंटी को छुआ और खुद से कुछ बुदबुदाते हुए कसकर बंद लकड़ी के दरवाजे की ओर चल पड़ी। इस बार चारों घंटियां नहीं बजीं। लिया ने राहत की सांस ली और धीरे से लकड़ी का दरवाजा खोल दिया। यह एक खाली कमरा था जिसके बीच में एक झूला रखा हुआ था। पालना भूरे रंग की लकड़ी का बना था और लकड़ी के फ्रेम के अंदर लगा हुआ था। उस पर साफ सुथरा लेकिन थोड़ा पुराना सूती कपड़ा लिपटा हुआ था, जो उसकी उम्र को दर्शाता था। पालना खाली था। ये वह नर्सरी थी जहां मैडम पुआलिस के 2 बच्चे कभी सोते थे। बिस्तर के अलावा कमरे में कोई खिलौना नहीं था। जमीन पर गेहूं, जौ, चावल, राय और अन्य पौधे बिखरे पड़े थे, जिससे कमरा कुछ अजीब सा लग रहा था। इसके अलावा ये पौधे अच्छी तरह से संरक्षित थे, मानो उन्हें कुछ ही दिन पहले लाया गया हो। कमरे में प्रवेश करते ही वैलेंटाइन का शरीर चमक उठा और वह चारों ओर घूमने लगा। थोड़ी देर बाद वह दरवाजे पर लौटा और रयान और ली की ओर सिर हिलाया। यहाँ कोई बुरी ऊर्जा नहीं है। ठीक है। लिया ने लुमियन की ओर देखा। क्या अब हम टावर की ओर चलें? लुमियन हमेशा से महल के 2 टावरों के बारे में उत्सुक था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आज उसे उन्हें देखने का मौका मिलेगा। वैलेंटाइन उस अजीब से नर्सरी रूम से निकल गया। रयान ने हैंडल पकड़ा और लकड़ी के दरवाजे को बंद करके उसे उसकी मूल स्थिति में वापस लाने की योजना बनाई। इसी क्षण लुमियन की निगाहें अंदर की ओर चली गईं। भूरे रंग की लकड़ी की पालना धीरे धीरे हिल रही थी, फिर भी कमरे की और सामने वाले धूपघर की फर्श से छत तक फैली खिड़कियों के कसकर बंद होने के कारण गलियारे में हवा का कोई झोंका नहीं आ रहा था। क्या? लुमियन की पुतलियां फैल गईं। लिया ने उसकी परेशानी को देखा और उसकी ओर मुड़कर देखा। पालना लगातार हिलता रहा, मानो उसके कपड़ों के भीतर कोई अदृश्य बच्चा लेटा हो। लिया ने अपनी थकी हुई आंखों को आराम देने की कोशिश करते हुए अपने माथे के बीच के हिस्से पर हाथ रखा। डॉट 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 उसने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि को सक्रिय करने और पालने के अंदर क्या है ये देखने के लिए खुद को तैयार किया। अचानक उसके घूंघट और बूटों पर लगी 4 छोटी चांदी की घंटियां बज उठी, मानो वे फटने ही वाली हों। यहाँ से निकल जाओ, चिल्लाते हुए रयान का चेहरा जम गया। इतना कहकर वह तेजी से सोलारियम में घुस गया और महल से भागने का रास्ता बनाने की कोशिश में फर्श से छत तक फैली खिड़कियों को तोड़ते हुए अंदर घुस गया। धमाका। रयान की खिड़कियों पर प्रहार करने से कमरे में एक जोरदार धमाका गूंज उठा, फिर भी कांच के टूटने की कोई आवाज नहीं आई। खिड़कियों की कतार पर छोटे बच्चों के पारदर्शी चेहरे दिखाई दिए। उनमें से कुछ तो मात्र शिशु थे जिनके चेहरे पीले और रहस्यमय ढंग से डरावने थे। जैसे ही रयान उनसे टकराया, वे सब एक साथ अपना मुंह खोलकर एक भयावह चीख निकालने लगे। उनकी चीखें महल की 3री मंजिल तक गूंज रही थी, जिससे पूरे इलाके में एक भयानक उदासी छा गई थी। दीवारों और कांच पर बच्चों के धुंधले चेहरे दिखाई दे रहे थे। कुछ रो रहे थे जबकि अन्य लुमियन, ली, वैलेंटाइन और रयान को खाली निगाहों से घूर रहे थे। उनकी ठंडी निगाहें खुद पर पड़ते देख लुमियन डर से कांप उठा। अचानक वैलेंटाइन का शरीर एक गहरे सुनहरे प्रकाश में घिर गया, जो तेजी से फैलकर लुमियन, ली और खुद उसे भी घेर लिया। डॉट 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 लुमियन के शरीर में एक गर्माहट भरी अनुभूति फैल गई, जिससे उसका डर दूर हो गया और वह साहस से भर गया। उसने नए आत्मविश्वास के साथ अपनी लोहे जैसी काली कुल्हाड़ी निकाल ली। इसी बीच रयान की लंबाई और कद में वृद्धि होती दिख रही थी और वह अधिक प्रभावशाली लग रहा था। भोर जैसी प्रकाश की किरणें उसे घेरे हुए थीं, जो मिलकर एक चांदी सफेद पूर्ण शरीर कवच और प्रकाश की एक विशाल तलवार का रूप ले रही थी। एक जोरदार झटके के साथ रयान ने फर्श से छत तक फैली खिड़कियों को चीर दिया, जिससे चीखते हुए बच्चों के पीले सफेद चेहरे धुएं में बिखर गए। लेकिन कांच नहीं टूटा और अधिक चेहरे दिखाई दिए,
उनकी तीखी चीखें लुमियन और उसके साथियों को परेशान कर रही थी। किले में घुसपैठ करने की हिम्मत कौन करता है? एक महिला की आवाज गर्जना से गूंज उठी, जो पूरे हॉल में सुनाई दी। लगभग तुरंत ही लुमियन ने गलियारे के दूसरी ओर, दूसरी मंजिल पर खड़े एक व्यक्ति को देखा। वह अधेड़ उम्र की महिला थी, जिसके बाल और आंखें भूरे रंग की थीं। वह काफी सुंदर थी और उसके चेहरे पर कोई झुर्रियां नहीं थी। वह वही दाई थी जिसने लुई लुन के प्रसव में मदद की थी। उसके हाथ में एक विशाल कैंची थी जो किसी इंसान का सिर काट सकती थी, और उसने धूसर सफेद रंग का गाउन पहना हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो वह अभी अभी बगीचे में किसी शाखा की छंटाई करके लौटी हो। उसने लुमियन और उसके साथियों को घूरकर देखा और गहरी, धमकी भरी आवाज में बोली, तुम मरने के लायक हो। अल्पविराम। भूमिगत 2 मंजिला आवास में मैडम पॉलिस अचानक चौंक गईं, और उनके चेहरे का भाव बदल गया। उसने बड़ी नजाकत से चीनी मिट्टी का चाय का प्याला मेज पर रखा और औरोर की तरफ मुस्कुराई। माफ कीजिएगा, मुझे अभी अभी घर पर एक अत्यावश्यक काम याद आया है जिस पर मुझे तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। हम। औरोर चौंक गई। पुआलिस अपनी सीट से उठी। उनके चेहरे पर खेद के भाव थे। मेरा इरादा रुककर आपके काम और उसमें प्रेम के सुंदर और मार्मिक चित्रण पर चर्चा करने का था। औरोर ने तुरंत जवाब दिया, जी हाँ, आपका हार्दिक स्वागत है। दुर्भाग्यवश मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैडम पॉलिस ने सिर हिलाया। यह मेरे बच्चों का मामला है। 67 बुरी शक्तियां। वैलेंटाइन की नजर धूसर सफेद पोशाक वाली महिला पर पड़ी। उसकी आंखें नफरत से भर उठी और उसने अपनी बाहें ऐसे फैला दी मानो वह सूरज को गले लगा रहा हो। आकाश से प्रकाश का एक चकाचौंध कर देने वाला स्तंभ नीचे आया और विशाल कैंची पकड़े हुए लक्ष्य पर जा गिरा। आसपास का वातावरण पल भर में रोशनी से जगमगा उठा। दीवारों और कांच पर बने पारदर्शी चेहरे चीखने से पहले ही गायब हो गए। महिला के शरीर में स्पष्ट रूप से आग लग गई थी और वह वाष्पीकृत हो रहा था, लेकिन फिर वह अचानक गायब हो गया। ल्यूमियन को यह दृश्य अजीब तरह से परिचित लगा। जब वह उस मुख छिद्र वाले राक्षस का शिकार कर रहा था, तब उसने भी ऐसा ही व्यवहार प्रदर्शित किया था। अदृश्यता। महिला ने शायद खुद को छिपाया नहीं था, लेकिन वह निश्चित रूप से मरी नहीं थी। इसलिए लुमियन को कोई राहत महसूस नहीं हुई। इसके बजाय वह रयान के पास गया, जो अब उससे काफी लंबा था। चांदी के कवच से ढके और प्रकाश की एक विशाल तलवार लिए हुए रयान, उपस्थित लोगों में वह व्यक्ति था जिस पर लुमियन को सबसे अधिक भरोसा था। ये स्पष्ट था कि रयान युद्ध कौशल में माहिर था। लिया वहीं खड़ी थी कि अचानक उसके पीछे की दीवार पर एक पीले बच्चे का चेहरा उभरा, जो बाद में भूरे सफेद रंग की पोशाक वाली महिला में बदल गया। उस महिला की विशाल कैंची ने लिया की गर्दन को जकड़ लिया। क्रैक। लिया का सिर झुक गया, लेकिन खून नहीं निकला। उसका शरीर और सिर तेजी से सिकुड़कर पतला हो गया, एक फटे पुराने कागज के पुतले में बदल गया जो धीरे से जमीन पर गिर गया। कुछ ही दूरी पर प्लीटेड कश्मीरी ड्रेस पहने हुए उसकी आकृति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। एक जोरदार आवाज के साथ, रयान, जिसका चेहरा चांदी के विजय से ढका हुआ था, ने भोर की तलवार उठाए और उस स्थान की ओर बढ़ा जहां लिया खड़ी थी, और उसने उस हथियार को तिरछे ढंग से उस महिला की ओर घुमाया। महिला ने हमले को रोकने के प्रयास में अपनी कैंची लहराई, लेकिन वार की ताकत से वह पीछे की ओर दीवार से जा टकराई। उसका रूप एक बार फिर गायब हो गया। जब नीली ट्वीड की पतली जैकेट पहने वैलेंटाइन पीठ फेर कर खड़ा था, तो अचानक उस सूजे हुए और पीले चेहरे की जगह एक महिला दिखाई दी। वह आगे झुकी और उसने वैलेंटाइन की गर्दन के पिछले हिस्से पर प्रहार किया। सावधान रहो। महिला को देखते ही लिया चिल्लाए और अपने साथी को सतर्क किया। वैलेंटाइन ने नाक सिकुड़ी और अपनी बाहें मोड़ ली। उसके चारों ओर फैले शून्य से सुनहरी, मायावी ज्वालाएं फूट पड़ी, जो आपस में गुंथक कर गलियारे को सूर्य की चमक से स्पंदित होते सागर में बदल गईं। भीषण लपटों में महिला का शरीर झुलसने लगा और वह दर्द से कराह उठी। वह वापस दीवारों के अंदरूनी हिस्से में चली गई, और उसका चेहरा फिर से सूजा हुआ और पीला पड़ गया। सुनहरे, मायावी लपटों के भीतर वह पारदर्शी चेहरा पल भर में काले धुएं के गुबार में पिघल गया और फिर गायब हो गया। क्लैंग। रयान की भोर की तलवार ने उसी जगह पर फिर से प्रहार किया, जिससे पूरा महल कांप उठा। अपने प्रयासों के बावजूद वह महिला को रोकने में एक कदम पीछे रह गया। ल्यूमियन ने स्थिति की गंभीरता को तुरंत समझ लिया।
लुई लुन को जन्म देने वाली महिला का संबंध दीवार और कांच पर बने बच्चों के पारदर्शी चेहरों से था। वह न केवल उनमें से एक का रूप धारण कर सकती थी, बल्कि भूतिया रूप में भी परिवर्तित हो सकती थी, जिससे वह हमलों से बच सकती थी और नुकसान को रोक सकती थी। दूसरे शब्दों में कहें तो वह महल की तीसरी मंजिल पर किसी भी दीवार या कांच से किसी भी समय हमला कर सकती थी, और रयान और अन्य लोगों के जवाबी हमले अप्रभावी थे। इस बात का एहसास होते ही लुमियन तुरंत फर्श से छत तक फैली खिड़कियों और आसपास की दीवारों से दूर हट गया और सोलारियम के बीचों बीच चला गया। उसी क्षण जमीन और छत पर प्रेतवादित चेहरे दिखाई देने लगे। महिला अचानक लुमियन के पैरों के पीछे से निकली और कैंची लेकर तेजी से उसकी जांघ की ओर बढ़ी। लुमियन के दिल में खतरे की आशंका से धड़कन तेज हो गई। हमले की दिशा की पुष्टि किए बिना वह हवा में उछला और एक तरफ हट गया। अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद वह अभी भी आधा कदम पीछे रह गया। उसकी जांघ के निचले हिस्से पर एक गहरा घाव हो गया और तुरंत खून बहने लगा। जैसे ही खून की बूंदें जमीन पर गिरी, जगह बदल चुकी महिला ने उनकी ओर इशारा किया और वे एक पतली, खून के रंग की आकृति में तब्दील हो गईं। बिना किसी झिझक के खून के रंग की आकृति ल्यूमियन की ओर मुड़ी, जो रिक्लाइनर पर लुढ़क गया था, और उस पर झपट पड़ी। उसके खून को पीकर और हर बूंद के साथ ताकतवर होते जाना। उसी समय लुमियन को तीव्र दर्द का सामना करना पड़ा और उसे महसूस हुआ कि उसका खून अनियंत्रित रूप से बह रहा है। लगभग तुरंत ही रयान कूद पड़ा। हवा में ही उसने प्रकाश की विशाल तलवार को ऊपर उठाया और खून से लथपथ आकृति पर वार किया, उसे जमीन पर गिरा दिया और उसके चारों ओर मौजूद पारदर्शी चेहरों के साथ उसे चकनाचूर कर दिया। लिया ने लुमियन के बगल में कलाबाजी मारी और अपना दाहिना हाथ उसकी जांघ के घाव पर दबा दिया। ल्यूमियन को आश्चर्य हुआ कि घाव जादुई रूप से लिया की दाहिनी हथेली के साथ साथ खिसक कर उसकी पिंडली के किनारे तक पहुंच गया, जहां रक्त वाहिकाएं अधिक नहीं थीं। रक्तस्राव तुरंत कम हो गया। वह महिला अचानक छत से प्रकट हुई। उसकी भूरी आंखों में जीवन की एक प्रज्वलित चमक थी। ल्यूमियन की पिंडली से रिश्ते खून में आग लग गई, जिससे वसंत ऋतु की सूरज जैसी तेज लौ निकली। ये लौ तेजी से घाव में गहराई तक और उसके शरीर की रक्त वाहिकाओं में फैल गई। उस क्षण लुमियन को लगा कि उसकी जिंदगी तेजी से खत्म हो रही है। एक धमाके के साथ रयान ने प्रकाश से निर्मित दो-धारी तलवार को जमीन में गाड़ दिया। उसके चारों ओर, उस क्षेत्र में जहां लुमियन और ली मौजूद थे, भोर जैसी रोशनी की किरणें दिखाई दी, जो पूरे स्थान को भर रही थी। सुबह की रोशनी में शेष रक्त रंग की आकृतियां तेजी से पिघल गईं, और लुमियन की पिंडली पर चमकीली और सुंदर ज्वालाएं तुरंत बुझ गईं। जलने की दूसरी लहर ने उसके घावों को आपस में जोड़ दिया था, जिससे खून बहना बंद हो गया था। रायन ने अपनी तलवार निकाली और गहरी, प्रभावशाली आवाज में गरजते हुए कहा, "ये वातावरण रहने लायक नहीं है। हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा।" उसका असल मतलब ये था कि वह महिला उतनी शक्तिशाली नहीं थी जितनी वह दिखती थी। महल की तीसरी मंजिल पर मौजूद अनूठी परिस्थितियों के कारण उसकी शक्तियां बहुत बढ़ गई थीं, और वह लगभग अजेय और निशाना बनाने में असंभव थी। अपने साथियों की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना रयान उस महिला के पीछे दौड़ा। हालांकि वह अभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी से थोड़ा धीमा था, जो पारदर्शी चेहरों की सहायता से चल सकता था। उसने कोई कसर नहीं छोड़ी और शक्तिशाली वार, तिरछे कट और वार से हमला किया। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को लगातार गति में रहने के लिए मजबूर किया, जिससे उसे हर हमले के बाद लगातार अपनी स्थिति बदलनी पड़ी। वैलेंटाइन द्वारा बुलाई गई पवित्र रोशनी और उसके द्वारा उत्पन्न सुनहरी ज्वालाओं की मदद से उन दोनों ने मिलकर उस महिला को अस्थायी रूप से वश में कर लिया, जिससे लिया और लुमियन को नुकसान पहुंचने से बचाया जा सका। इस अवसर का लाभ उठाते हुए लिया आर्मचेयर पर कूद पड़ी और सोफे, टेबल, रिक्लाइनर और सजावटी सामानों के बीच इधर उधर दौड़ने लगी, इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए कि वह जमीन को न छुए। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उसके घूंघट और बूटों पर लगी चांदी की घंटियां लगातार बजती रहीं, कभी मधुर तो कभी कर्कश। ल्यूमियन को अब जमीन पर सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था। वह मेज पर चढ़ गया और ऊपर की छत और नीचे के फर्श को स्कैन करते हुए लिया की गतिविधियों का विश्लेषण करने लगा। अपने पूर्व अनुभव के आधार पर उसने उस रास्ते का अनुमान लगाया जिसका उपयोग महिला भागने के लिए कर रही थी। कुछ ही देर में लिया ने अपने कलाबाजियां करना बंद कर दिया। जल्दी से टावर की ओर। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, महिला ने छत से अपना सिर बाहर निकाला और कठोर स्वर में चिल्लाई,
तुम सब हरामखोर हो। प्रत्येक शब्द का उच्चारण इतनी सटीकता से किया गया कि लुमियन और उसके साथियों के दिल की धड़कन तेज हो गई, सिर चकराने लगा और दृष्टि धुंधली हो गई। यह एक बेहद अप्रिय अनुभव था। डॉट 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 वेलेंटाइन ने असुविधा सहन की और एक बार फिर अपनी बाहें फैला दी। एक शानदार और निर्मल रोशनी छत पर फैल गई। चलो चलें, रयान ने आदेश दिया। लुमियन तुरंत मेज से कूद गया, अपने पैर की पिंडली के दर्द को सहते हुए। पारदर्शी चेहरों पर पैर रखते हुए वह टावर की ओर भागा। उसके पीछे पीछे ली और वेलेंटाइन भी थे। केवल रयान, जो चांदी के कवच में लिपटा हुआ था, भागने की जल्दी में नहीं था। उसने भोर की तलवार उठाए और सिर बाहर निकालने वाली महिला पर वार किया, जिससे वह उसके साथियों को भागने से रोक न सके। जब लिया और अन्य लोग टावर की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ गए, तो वह मुड़ा और छलांग लगाकर उनका पीछा करने लगा। दीवार पर बने एक पारदर्शी चेहरे से एक महिला निकली और उसने एक तीखी चीख मारी। चीख के साथ ही रयान के चांदी के कवच की सतह पर काली, भयावह लपटों की एक परत भड़क उठी। रायन को तुरंत महसूस हुआ कि उसकी सहनशक्ति तेजी से कम हो रही है। बिना किसी झिझक के उसने डॉन आर्मर को निष्क्रिय कर दिया। सुबह के सूरज जैसी दिखने वाली रोशनी के धब्बे काली लपटों के साथ सभी दिशाओं में बिखर गए और हवा में विलीन हो गए। प्रकाश की विशाल तलवार को पकड़े हुए रयान ने महल की तीसरी मंजिल से छलांग लगाने और सीढ़ियों में प्रवेश करने का अवसर लिया। इस समय लुमियन, ये जानते हुए कि वह थोड़ा कमजोर है और आसपास के वातावरण का लाभ उठाने में असमर्थ है, दूसरे स्थान पर दौड़ रहा था। उससे आगे लीह थी, जिसकी चांदी की घंटी धीरे धीरे बज रही थी। लिया अचानक रुक गई। बातचीत की आवाज सुनकर लुमियन ने जल्दबाजी में अपनी गति धीमी कर दी। फिर उसने आगे देखा और अचंभित रह गया। ये टावर बड़ा नहीं था, बल्कि इसे छोटा ही कहा जा सकता है। इसमें विभिन्न फायरिंग पोर्ट तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। दीवारें बच्चों से खचाखच भरी हुई थीं। उन्होंने अलग अलग कपड़े पहने हुए थे। कुछ नवजात शिशु प्रतीत हो रहे थे, जबकि अन्य 3 या 4 वर्ष के थे। उनके अंग पक्षियों के पंजों जैसे थे, जिनके सिरे असामान्य रूप से नुकीले थे। अपने पक्षी जैसे पंजों का उपयोग करते हुए ये बच्चे जंगल में पक्षियों की तरह दीवार पर बैठे हुए थे और अधिकांश क्षेत्र को घेरे हुए थे। जब लुमियन ने 100 से अधिक मानव बच्चों के चेहरे, शरीर और नुकीले, दुष्ट पक्षी के पंजे, साथ ही उनके बैठने का असामान्य तरीका देखा, तो उसके सिर में झुंझुनी सी दौड़ गई। उसे एक बार फिर ऐसा लगा जैसे उसका मन, आंखें और आत्मा भ्रष्ट हो गई हो, ठीक वैसे ही जैसे लुई लुन को जन्म देते हुए देखने पर हुआ था। उन बच्चों को अभी तक इस दखलंदाजी का पता नहीं चला था। उनमें से कुछ बच्चे खुशी खुशी अलग अलग विषयों पर चर्चा कर रहे थे। वहां आसमान कितना नीला है। मैं बाहर जाना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं। मम्मी ने कहा कि बाहर जाने से पहले हमें अपने पंजे अंदर खींचने और सामान्य इंसानों की तरह व्यवहार करने में सक्षम होना होगा। उसी क्षण रयान उन तीनों के पास पहुंचा और जल्दबाजी में बोला, दूर रहो। फिर वह मुड़ा और एक दैत्य की तरह टावर के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया। उसके हाथ में भोर की तलवार थी। लिया और वेलेंटाइन ने यह नहीं पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। वे घबरा कर भागे और छिपने के लिए सीढ़ियां और दूसरी चीजें ढूंढी। हालांकि लुमियन को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसकी जीवित रहने की सहज प्रवृत्ति ने उसे आदेश मानने के लिए कहा, आप सभी लोग नीचे आ जाए। महिला की तीखी आवाज गूंज उठी। प्रत्येक शब्द ल्यूमियन और उसके साथियों के कानों में चुभता गया और साथ ही उन्हें कमजोर करता गया। इसके तुरंत बाद धूसर सफेद पोशाक पहने महिला सीढ़ियों के कोने पर प्रकट हुई। पूरा टावर जीवन की ऊर्जा से भर गया था और किसी का भी चेहरा पीला नहीं दिख रहा था। 68 शुद्धिकरण। ये देखकर कि रयान भोर की तलवार से टावर के प्रवेश द्वार को रोक रहा था, धूसर सफेद पोशाक वाली महिला को एक अनहोनी का आभास हुआ। उसने तेजी से विशाल कैंची को घुमाया, उसे अपनी गर्दन के चारों ओर जकड़ा और धीरे से खींचा। उसके चीखते ही खून की एक तेज लाल धारा बह निकली। खून मानो अपने आप बह रहा हो, हर दिशा में फैल गया और उसके पूरे शरीर को अपनी चपेट में ले लिया। ऐसा लग रहा था मानो उस महिला ने अपने शरीर को खून के रंग के पूरे कवच से सजा लिया हो। इसी बीच रयान ने दोनों हाथों से स्वॉर्ड ऑफ डॉन को उल्टा पकड़ा और घुटने टेक दिए। एक धमाके के साथ उसने प्रकाश से उत्पन्न हुई दोधारी तलवार को अपने सामने पत्थर के फर्श में गाड़ दिया। वह विशाल तलवार विघटित होकर प्रकाश के कणों में परिवर्तित हो गई, जो सुबह के सूरज के समान दिखते थे।
वे घनी आबादी में थे और असंख्य थे, जो एक अस्थिर और हिंसक तूफान का रूप ले रहे थे और तेजी से आगे बढ़ रहे थे। प्रकाश का तूफान जहां से भी गुजरा, पत्थर की जमीन घिसकर पतली हो गई। कुछ सीढ़ियां चपटी हो गईं और उनमें बड़ी बड़ी दरारें दिखाई देने लगीं। महिला बचने से पहले ही पूरी तरह से उसमें समा गई। उसके शरीर पर मौजूद खून के रंग का कवच एक पल के लिए ही टिका रहा और फिर पूरी तरह से चकनाचूर होकर प्रकाश में विलीन हो गया। इस बार वह तीसरी मंजिल के विशेष वातावरण से निकलकर जीवन शक्ति से भरपूर स्थान पर आ गई थी। अब वह अपनी स्थिति बदलने के लिए फीके और पारदर्शी चेहरों का सहारा नहीं ले सकती थी। वह केवल अपने शरीर पर खून के रंग की छोटी छोटी दरारें उभरती हुई देख सकती थी। दरारें तेजी से फैल गईं और पल भर में एक भयानक घाव में बदल गईं जिसने महिला को चीर दिया। उसकी चीखें गूंजती रहीं और उसका शरीर मांस के टुकड़ों में बिखर गया। जब तक तूफान शांत नहीं हुआ, तब तक मांस के टुकड़े और उसकी आत्मा प्रकाश के बवंडर से लगातार त्रस्त होते रहे। मांस चूर चूर हो गया और आत्मा विलीन हो गई। हालांकि रयान ने प्रकाश के तूफान को दूसरों को फंसाने से रोकने की पूरी कोशिश की, फिर भी वह इसे नियंत्रित करने के लिए बहुत कमजोर था। उसने बगल की दीवारों और पीछे की सीढ़ियों के एक बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया। अगर लुमियन, ली और वैलेंटाइन ने पहले से ही पनाह न ली होती, तो वे कमोबेश घायल हो जाते। वाह वाह वाह! दीवार पर चढ़ रहे पक्षी के पंजों वाले बच्चे डर गए और चिल्लाने लगे। ल्यूमियन और अन्य लोगों के कान ऐसे बज रहे थे मानो उन पर किसी ने ध्वनि का हमला कर दिया हो। चलो चलें। रयान मुड़ा और पास की सबसे क्षतिग्रस्त दीवार से जा टकराया। धड़ाम! दीवार चकनाचूर हो गई और बड़ी संख्या में पत्थर नीचे गिर गए। एक विशालकाय छेद प्रकट हुआ जिसमें से मनुष्य रेंग कर गुजर सकते थे। जब वैलेंटाइन और लुमियन दौड़ते हुए आए, तो रयान ने उन दोनों को एक एक हाथ से पकड़ा और महल के बाहर एक पेड़ पर 10 मीटर से अधिक की ऊंचाई से छलांग लगा दी। धड़ाम! हवा में ही उसने पेड़ को लात मारी और महल से तिरछे होकर दूर उड़ गया। लियाह महल की बाहरी दीवारों के उभरे हुए हिस्से का सहारा लेते हुए तेजी से नीचे उतरी और एक दो सांसों में ही जमीन पर जा गिरी। पेड़ों के जोर से हिलने के दौरान रयान, लुमियन और वैलेंटाइन कुछ सेकंड तक लीह का इंतजार करते रहे। उससे मिलने के बाद वे पहाड़ी के पीछे की ओर भागे और बाकी नौकरों के आने से पहले ही वहां से निकल गए। अल्पविराम 1 मिनट से भी कम समय में मैडम पॉलिस एक धूसर नीली मुलायम पोशाक पहने टावर के प्रवेश द्वार पर फटे हुए छेद के बगल में भावहीन खड़ी थी। दीवारों पर रेंग रहे बच्चों ने तुरंत ही बाहरी लोगों पर बर्बर और क्रूर होने का आरोप लगाया और अपनी मां को पुकारने लगे। मैडम पॉलिस का चेहरा पीला पड़ गया था और वह चुप रही। अल्पविराम कोडू गांव के बगल के जंगल में लुमियन और उसके साथी रुक गए और महल की ओर पीछे मुड़कर देखने लगे। लिया कुछ बोलने ही वाली थी कि उसने भौहें चढ़ाकर कहा, मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही है, ये बहुत पास है। वह रयान और बाकी लोगों की ओर मुड़ी और पूछा, क्या आप इसे सुन सकते हैं? ल्यूमियन चौंक गई और ध्यान से सुनने लगी। उसे धुंधली सी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी, लेकिन यह उतनी करीब नहीं थी जितनी ली ने बताई थी। वास्तव में ये दूर से आ रही थी। मुझे थोड़ी बहुत आवाज सुनाई दे रही है, रयान ने सच्चाई से जवाब दिया। वैलेंटाइन के चेहरे के भाव ऐसे बदल गए मानो उसे कुछ याद आ गया हो। उसी समय लिया का चेहरा दर्द से विकृत हो गया और उसने सहज रूप से अपना हाथ अपने पेट पर दबाया, जहां स्पष्ट रूप से सूजन और मरोड़ हो रही थी। वैलेंटाइन झटपट लिया के पास गया और उसके सिर पर हाथ रखकर प्राचीन हर्मेस भाषा का एक शब्द बोला, जिसे ल्यूमियन ने अभी अभी सीखा था, सूर्य। सुनहरी पारदर्शी तरल बूंदें अचानक हवा से संघनित होकर ली के शरीर पर बिखर गईं। लिया के शरीर से अचानक काला धुआं उठने लगा और उसके चेहरे के भाव विकृति और सामान्यता के बीच बदलते रहे। अंततः उसका पेट अपनी मूल स्थिति में लौट आया और हिलना डुलना बंद हो गया। उफ! लिया ने राहत की सांस ली। मैं बाल बाल एक राक्षस की मां बनने से बच गई। सौभाग्य से हमने समय रहते इसका समाधान कर लिया, इससे पहले कि यह समस्या जड़ पकड़ पाती। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, वह इस विचित्र और भयावह अनुभव से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई थी। लिया ने लुमियन, रयान और वैलेंटाइन की ओर रुख किया। क्या आप पवित्र जल से स्वयं को शुद्ध करना चाहेंगी? मुझे चिंता है कि आप अनजाने में ही माता बन सकती हैं। हाँ, लुमियन तुरंत सहमत हो गया, लेकिन वैलेंटाइन पहले रयान के पास पहुंचा। रयान के सिर पर हाथ रखकर उसने प्राचीन हर्मेस शब्द सूर्य का उच्चारण किया।
पवित्र जल प्रकट हुआ और नीचे गिरा, लेकिन रयान पर कोई असामान्य प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बाद वैलेंटाइन ने स्वयं को शुद्ध किया और कोई काला धुआं नहीं दिखाई दिया। फिर वह लुमियन के पास गया और शिकारी के सिर पर हाथ रख दिया। सूर्य, उसने दोहराया, और पारदर्शी तरल की बूंदें गिरी। लुमियन को अचानक अपने दिल में तेज दर्द महसूस हुआ, मानो कोई सांप अंदर रेंग रहा हो। हर बार जब वह सांप हिलता, तो लुमियन के दिल की धड़कन तेज या धीमी हो जाती, जिससे उसे बहुत तकलीफ होती। अगले ही पल, लुमियन ने एक रहस्यमय आवाज सुनी जो अनंत दूरी से आती हुई प्रतीत हो रही थी, लेकिन साथ ही साथ पास से भी आती हुई सुनाई दे रही थी। यह उतना स्पष्ट नहीं था जितना उसके सपने में था, इसलिए इसने उसे मृत्यु के निकट की स्थिति में प्रवेश करने से रोक दिया। जैसे ही लुमियन का सब्र टूटा, वैलेंटाइन ने शुद्धिकरण रोक दिया और ठंडे स्वर में सिर हिलाया। आप में भी कोई खराबी नहीं है। उफ, लुमियन ने राहत की एक खामोश सांस ली, मानो वह मौत के मुंह से वापस आ गया हो। उस क्षण उसे मोटे तौर पर समझ में आया कि अभी अभी क्या हुआ था। उस रहस्यमयी महिला के अनुसार, वह किसी गुप्त दुष्ट देवता के प्रभाव में बुरी तरह से आ गया था। वह केवल उस महान सत्ता की समयोचित मुहर के सहारे ही अपनी सामान्य अवस्था बनाए रख सकता था। डॉट 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 पवित्र जल से शुद्धिकरण स्वीकार करना शैतान द्वारा पवित्र प्रकाश को गले लगाने जैसा था, उसे समस्याओं का सामना करना ही था। दूसरे शब्दों में कहें तो, वह एक दुष्ट देवता था जो प्रदूषण फैलाता था और जिसे शुद्ध करने की आवश्यकता थी। शुक्र है, अगर वैलेंटाइना आगे बढ़ता रहता या थोड़ा और ताकतवर होता, तो उस महान सत्ता की मुहर के बावजूद भी मेरी असामान्यता उजागर हो जाती। मैं भविष्य में शुद्धिकरण नहीं करवा सकता। मुझे बुराई को दूर करने वाला कोई मिल भी नहीं पाएगा। मैं खुद ही वह बुराई हूँ जिसे दूर करने की जरूरत है। लुमियन प्रसन्न हुआ और उसने अपने चेहरे पर बची हुई पीड़ा को जाहिर नहीं होने दिया। जब रयान को एहसास हुआ कि उसके साथियों को शुद्ध कर दिया गया है और सभी खतरे टल गए हैं, तो उसने तुरंत सुझाव दिया, अगर हम अभी गांव के किनारे तक जाएं, तो हम चक्र को सक्रिय कर देंगे। अगर मैडम पॉलिस को कोई सुराग मिल जाता है और वह हमें पकड़ लेती है, तो हम भागने की कोशिश कर सकते हैं और चक्र को फिर से शुरू कर सकते हैं। वैलेंटाइन के असमंजस भरे चेहरे को देखकर रयान ने कहा, मुझे चिंता है कि अगर हम एक चक्र के दौरान एक बार मर जाते हैं, तो चक्र समाप्त होने पर इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए इस समय मरना सबसे अच्छा नहीं है। समझ गई। वैलेंटाइन के किसी भी क्रांतिकारी विचार के साथ हस्तक्षेप करने से पहले ही लिया ने सहमति जताते हुए कहा। ये देखकर कि उसके दोनों साथी भी उसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, वैलेंटाइन ने बस सिर हिला दिया। उसी क्षण लुमियन ने उनकी ओर एक नजर डाली और हाथ हिलाते हुए कहा, आप लोग आगे बढ़िए, मैं घर जा रहा हूँ। रायन ने हैरानी से अपनी भौहें सिकुड़ी और पूछा, क्या आपको इस बात की चिंता नहीं है कि मैडम पॉलिस आपके पीछे पड़ सकती हैं? ल्यूमियन मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। टावर में घुसते ही मैं उन राक्षस बच्चों की निगाहों से बचने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने मुझे देखा तक नहीं, और जिस दाई ने मुझे देखा, उसे तुमने मार डाला। लगता है आत्माओं को बुलाना भी बेकार है। मैडम पॉलिस को कैसे शक हुआ होगा कि तुम्हारे जैसी ताकतवर घुसपैठ टीम में मेरे जैसा एक आम इंसान भी शामिल है। जरा सोचो, कॉडू में तुम्हारे आने से पहले किसी ने भी किले में घुसपैठ करने की कोशिश नहीं की थी। तुम्हारे आते ही तुरंत कुछ घटित हुआ। तुम्हारे अलावा और किस पर शक किया जा सकता है? डॉट 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 अगर मैं तुम्हारे साथ भाग निकला, तो मैं भी तुम्हारे साथ ही बर्बाद हो जाऊंगा। रायन, ली और वैलेंटाइन अवाक रह गए। ये स्पष्ट रूप से लुमियन द्वारा रची गई एक साजिश थी। अंत में ऐसा क्यों प्रतीत हुआ जैसे उसका इससे कोई लेना देना नहीं था? क्या वे सारा दोष अपने ऊपर लेने वाले थे? अलविदा। अगर मैडम पॉलिस आप जैसे आधिकारिक बियॉन्डर्स का सामना करने की हिम्मत नहीं करती और यह चक्र दोबारा शुरू नहीं होता, तो कल ओल्ड टेवन में मिलते हैं। लुमियन ने हाथ हिलाया और जंगल के किनारे की ओर दौड़ते हुए उन्हें याद दिलाया, अपना ख्याल रखना मेरे दोस्तों। जंगल से बाहर निकलते ही लुमियन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने रयान और अन्य लोगों के साथ न भागने के लिए जो स्पष्टीकरण दिया, वह एकमात्र कारण नहीं था। ये तो बस एक बहाना मात्र था। उसका प्राथमिक उद्देश्य तुरंत घर लौटना और औरोर से मिलना था। जैसे ही औरोर ने मैडम पुआलिस को दोपहर की चाय के लिए आमंत्रित किया, कोई चुपके से महल में घुस गया, और वही मुख्य संदिग्ध थे। लुमियन को अपनी बहन को ये बताना था कि यदि मैडम पुआलिस उससे पूछताछ करने और उसे चुप कराने आती हैं,
तो उसे तीनों विदेशियों के बारे में जानकारी लीक कर देनी चाहिए और मैडम पुआलिस की कैद स्वीकार कर लेनी चाहिए। वह एक महत्वपूर्ण रहस्य का पता लगाकर उसे उजागर कर सकती थी, जिससे मैडम पुआलिस को कुछ समय के लिए रोका जा सके और उन्हें मौके पर ही किसी को फांसी देने से रोका जा सके। केवल जीवित रहकर ही उम्मीद की जा सकती है। लूप के दौरान भी ल्यूमियन आसानी से मर नहीं सकता था। कहीं ऐसा न हो कि लूप खत्म होने के बाद कोई विनाशकारी घटना घट जाए। इसके अलावा, अगर मैडम पॉलिस लिया और बाकी लोगों से मिल जाती, और अगर वो जीत जाती, तो रेयान और बाकी दो में से कोई एक लूप शुरू कर देता और उनकी यादें मिट जाती। अगर वो हार जाती, तो चिंता की क्या बात थी। लुमियन ने दांत पीसते हुए अपनी पिंडली के दर्द को सहते हुए गांव के रास्ते से होते हुए घर की ओर दौड़ लगाई। जब उसने देखा कि और दरवाजे पर पूरी तरह से सुरक्षित खड़ी है, तो उसने राहत की सांस ली। क्या सब कुछ ठीक है? क्या सब कुछ ठीक है? दोनों भाई बहन ने एक साथ सवाल किया। नाइन वह अपनी बहन की चिंता के जवाब में लुमियन ने अपना सिर हिलाया और घोषणा की, मैं ठीक हूँ। उन्होंने अपने आसपास का जायजा लिया और सुझाव दिया, चलिए अंदर बात करते हैं। चूल्हे के पास पहुंचकर उसने रेयान और अन्य लोगों के साथ अपने अभियान के बारे में संक्षेप में बताया। फिर लुमियन ने अपनी बहन को सलाह दी कि यदि मैडम पॉलिस उन पर हमला करती हैं, तो उसे बिना किसी झिझक के आत्मसमर्पण कर देना चाहिए और तीनों विदेशियों के साथ विश्वासघात कर देना चाहिए। महल में देखी गई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए लुमियन का मानना था कि भाई बहन मैडम पुआलिस को हरा नहीं सकते थे। वे दाई का सामना करने में भी सक्षम नहीं थे। औरों ने ध्यान से सुना और मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। तार्किक दृष्टि से आपकी रणनीति वाकई सर्वोत्तम है, लेकिन मुझे यह अजीब क्यों लग रहा है? ऐसा लगता है जैसे मैं किसी कहानी का खलनायक बन गया हूँ। इसके अलावा, मैं मुख्य खलनायक नहीं हूँ, वह करिश्माई खलनायक नहीं। महत्वपूर्ण तो परिणाम है, लुमियन ने अपनी बहन से कहा। तुम्हारे ही शब्दों में, अपमान सहना होगा, भारी बोझ उठाना होगा, उपयोगी शरीर को बचाए रखना होगा और भविष्य में इसके उपयोगी साबित होने का इंतजार करना होगा। औरों ने अपना माथा मलने से खुद को नहीं रोका। क्या मैंने तुम्हें बहुत सारी अजीबोगरीब बातें सिखा दी हैं? हाँ, लुमियन ने गंभीरता से सिर हिलाया। औरों ने अपनी आंखें घुमाई। ठीक है, मैं समझ गया। मैं सबसे अहम मौके तक मैडम पॉलिस का सामना नहीं करूंगा। जब मैडम पॉलिस ने देखा कि अलार्म बज गया है और जाने की कोशिश की, तो मैंने उन्हें नहीं रोका। मैंने बस अपनी अनिच्छा जाहिर की और उनसे 1 मिनट और बात की। ठीक है, कृपया अपनी खोज के बारे में विस्तार से बताएं। वह भोजन की मेज पर बैठ गई और ध्यान से सुनने लगी। कहीं ऐसा न हो कि मैडम पुआलिस गुस्से में उससे पूछताछ करने लगे। ल्यूमियन ने डाइनिंग टेबल के दूसरी तरफ एक कुर्सी खींची और अभियान की उपलब्धियों और युद्ध प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया। जैसे जैसे और सुनती गई, उसके चेहरे के भाव धीरे धीरे कुछ अजीब से होते गए। क्या बात है? लुमियन ने अपनी बहन के असामान्य व्यवहार को देखा। काफी सोच विचार के बाद और ने एक अजीब से भाव से पूछा, मैडम पुआलिस के शयन कक्ष में एक आदमी का चित्र है, और वह उनसे मिलता जुलता है। क्या ये संदेह है कि वह उनका भाई है? हाँ, तीनों विदेशियों ने अनुमान लगाया था कि वह रोक्वीफोर्ड परिवार का एक लापता सदस्य हो सकता है जिसका नाम पुलिट है। लुमियन ने रेयान और अन्य लोगों के बयानों को उद्धृत किया, जिसमें डैंडीवाद और बड़ी संख्या में नाजायज बच्चे शामिल थे। उन्होंने आगे कहा, तीनों विदेशियों की जांच के अनुसार रोकफोर्ड परिवार में पॉलिस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। औरों ने सिर हिलाया और सांस छोड़ी। तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरा अनुमान सही है। उसके चेहरे पर वही विचित्र भाव बना रहा, बल्कि वह और भी अधिक स्पष्ट हो गया। क्या अनुमान है? लुमियन ने हैरानी से पूछा। औरों ने उसे तिरछी नजर से देखा और फिर जवाब दिया, शायद मैडम पॉलिस असल में पुलिट ही हैं। क्या? ये तो सरासर बेतुका है। लुमियन ने हैरानी से कहा। एक पुरुष है, दूसरी महिला, और मैडम पॉलिस के 2 बच्चे थे। कौन कह सकता है कि उसने खुद उन्हें जन्म दिया? हो सकता है प्रशासक ने उसके लिए ऐसा किया हो, और ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। और अगर वे मैडम पुलिट के बच्चे भी हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। रहस्यवाद की दुनिया में कुछ भी संभव है। जरा सोचिए, अगर लुई लुंड एक पुरुष को जन्म दे सकता है, तो पुलिट एक महिला क्यों नहीं बन सकती? ये सच हो सकता है, लेकिन लुमियन अभी भी आश्वस्त नहीं था। औरों ने उसे एक शरारती मुस्कान दी।
तीनों विदेशियों के विपरीत, मैं ऐसा अनुमान लगाने की हिम्मत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ सुना है, या यूं कहें कि मैंने कुछ देखा है। क्या आपको याद है कि हंटर पथ के बगल में कौन सा पथ है? हत्यारा, लुमियन ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। वह उस नाम की ओर आकर्षित हुआ था, जो निस्संदेह हंटर से कहीं अधिक आकर्षक था। हमारे संगठन, यानी कली हेयर्ड बैबून्स रिसर्च सोसाइटी में, एक व्यक्ति था जो एक हत्यारे के विचार से मोहित था और उसने वही रास्ता चुना, और उन्हें समझाया। उसका चेहरा पल पल और भी अजीब होता जा रहा था। एक सभा में, उसने उदास और परेशान स्वर में हमसे कहा कि सीक्वेंस 7 तक पहुंचने के बाद एक हत्यारे को जिस औषधि का सेवन करना पड़ता है, उसे विच कहते हैं। चुड़ैल। औषधि का नाम सुनते ही लुमियन को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। जी हाँ, चुड़ैल। रहस्यवाद की दुनिया में, जादूगर और चुड़ैल दो बिल्कुल अलग अवधारणाएं हैं। तुम भी कभी कभी इन्हें आपस में मिला देते थे और मुझे चुड़ैल कह देते थे। ये काफी अजीब लगता था, और ने उसे समझाने का मौका पाकर कहा, चुड़ैल का पे पीने से तुम चुड़ैल बन जाओगे। चुड़ैल की तरह व्यवहार करने से तुम्हारा शरीर पूरी तरह बदल जाएगा और तुम एक स्त्री बन जाओगे। फुफकार। लुमियन ने राहत की सांस ली, ये जानकर कि उसकी पहली प्राप्त विशेषता एक शिकारी की थी। यदि उसे हत्यारे बनने के मार्ग से संबंधित कुछ प्राप्त हो जाता, तो वह अपनी उत्सुकता के कारण शायद उसी मार्ग से भटक जाता। उस आदमी का क्या हुआ जो इस बारे में सोच रहा था? क्या उसने इसे पी लिया? लुमियन ने खुद को रोक न पाने के कारण पूछा। और ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वह इस बारे में लंबे समय तक सोचता रहा। वह स्त्री बनना नहीं चाहता था, लेकिन वह सीक्वेंस 8 में भी नहीं रहना चाहता था। आखिरकार, किसी ने उसे समझाया, जिंदगी छोटी है, क्यों न एक बार कोशिश करके देख लें। उसके बाद, मैं उससे एक सभा में फिर मिली। नहीं, तब तक वह एक स्त्री बन चुकी थी। वह एक महिला बन चुकी थी। और वह भी बेहद खूबसूरत और आकर्षक। लुमियन क्षण भर के लिए अवाक रह गया। और ने मुस्कुराते हुए कहा, मानो वह आनंद ले रही हो। भविष्य में, यदि तुम सीक्वेंस 5 तक पहुंच जाओ और हंटर मार्ग के लिए सीक्वेंस 4 की सामग्री प्राप्त करने में असमर्थ हो जाओ, तो तुम डेमोनस मार्ग पर विचार कर सकते हो। असैसिन मार्ग को डेमोनस मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। राक्षसी। लुमियन को हत्यारा नाम बहुत अजीब लगा। रहस्यवाद की दुनिया खतरों से भरी हुई थी। उन्होंने कुशलतापूर्वक बातचीत को वापस सही दिशा में मोड़ दिया। तो मैडम पुआलिस सचमुच पुलिट का कैसानोवा है। एक हत्यारा भी राक्षसी में रूपांतरित हो सकता था। जिस मार्ग से पुरुष संतान उत्पन्न कर सकता था, वही मार्ग संभवतः पुरुष को स्त्री में परिवर्तित कर देता था। और ने सतर्कता से सिर हिलाया और खिड़की से बाहर देखने लगी। मुझे संदेह है कि मैडम पुआलिस एक विशिष्ट अवस्था तक पहुंचने के बाद ही स्त्री बनी। अधिकारियों की नजर से बचने के लिए उन्हें गायब होना पड़ा। उस रहस्यमयी महिला के अनुसार, देवता के वरदान की शक्ति को भी अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है। सकी असामान्य क्षमता में प्रजनन क्षमता को बढ़ावा देने, जीवन में हेरफेर करने और मरे हुओं को नियंत्रित करने की क्षमता भी शामिल होगी। और ने लुमियन और दाई के बीच हुई लड़ाई से यह निष्कर्ष निकाला कि वह जीवन में हेरफेर कर सकती है और मरे हुओं को नियंत्रित कर सकती है। ये वही प्रदर्शन था जो मैडम नाइट ने, जो मैडम पॉलिस जैसी दिखती थी, पर मिता में दिखाया था, जिसमें मरे हुए लोग उनका पीछा कर रहे थे। और अचानक चिल्लाए, क्या बात है? लुमियन ने सावधानी से पूछा। क्या उसकी बहन ने एक और भयावह सच्चाई का खुलासा किया? डॉट डॉट डॉट। और ने अपने भाई पर तेवर चढ़ाए और जवाब दिया, दोपहर की चाय पर, मैडम पॉलिस ने कहा कि प्यार अथाह है। वह चाहती थी कि वह अपनी गलती के लिए मर जाए, लेकिन जब उसे मौत का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने उसे बचा लिया और दूसरे पक्ष को बताने से इनकार कर दिया। तब मुझे ये बात समझ नहीं आई थी, और मैंने इस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। अब मुझे आश्चर्य होता है कि क्या ऐसा कहने के पीछे उसका कोई गुप्त मकसद था। ल्यूमियन भी उतना ही हैरान था। उसने किसी की जान बचाई। उसने ऐसा कब किया? अचानक वह रुक गया और को घूरने लगा। भाई बहनों को याद आया कि मैडम नाइट ने परमिता में मरे हुए लोगों का ध्यान भटकाकर उनकी जान बचाई थी। लेकिन वह तो पिछले चक्र से था। लुमियन इसे अस्वीकार करने ही वाला था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। उसने और ने एक दूसरे की ओर देखा और महसूस किया कि उनकी आंखों में सदमा और भय भरा हुआ था। अगर मैडम पुआलिस उस घटना का जिक्र कर रही थी, तो इसका मतलब था कि उन्हें उस घटना की कुछ यादें अभी भी याद थीं।
यह असंभव है, और ने मन ही मन बुदबुदाया। छोड़ो, कोई बात नहीं, मान लेते हैं कि यह सच है। मैं अपने दुश्मन को कम आंकने की बजाय उसे बड़ा चढ़ाकर आंकना पसंद करूंगी। लुमियन ने सहमति जताई। फिर उसके मन में एक विचार आया। डॉट 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 और ओह, ग्रांडे सो ये देखते हुए कि मैडम पॉलिस एक पुरुष हो सकती थी, क्या उन्हें आपसे प्यार हो गया था? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। लुई लुन के बच्चे को जन्म देते समय तुमने ही जासूसी की थी। पॉलिस तुम पर मोहित है, और ने पलटवार किया। लुमियन ने धीमी आवाज में बुदबुदाया, शायद उसे लगता है कि तुमने मुझे उकसाया है। मैं आमतौर पर उससे मेलजोल नहीं रखता, लेकिन एक बार मैं कुछ लोगों को उसे पादरी के साथ प्रेम प्रसंग करते देखने के लिए ले गया था। उसने इस पर मेरा मजाक उड़ाया। दूसरी ओर, तुम कभी कभी उससे साहित्य और रुझानों पर चर्चा करते हो। तुम तो उससे टट्टू उधार लेने के लिए उसके घर भी जाते हो। हम और की आवाज घृणा से भर उठी। तो फिर वह मुझे उन भयानक आदमियों से मिलवाने की कोशिश क्यों कर रही थी जिनके बारे में तुमने मुझे बताया था? लुमियन ने जवाब देने से पहले थोड़ा रुककर कहा, हो सकता है कि वह पुरुषों में आपकी रुचि को कम करने और आपको अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही हो। तुम किस तरह की अजीबोगरीब चीजें पढ़ रहे हो? और ने अपने भाई को घूर कर देखा। ल्यूमियन न केवल तर्कसंगत उत्तर दे सका, बल्कि उसने इसे जबरदस्त जोश के साथ दिया। आपके उपन्यास, आपने उनमें से एक में कुछ ऐसा ही लिखा था। क्या ऐसा है? और गहरी सोच में डूब गई। कुछ देर बाद उसने खिड़की से बाहर देखा और कहा, काफी समय हो गया है, लेकिन मैडम पॉलिस हमारे पीछे नहीं आई हैं। ये सिलसिला फिर से शुरू नहीं हुआ है। शायद वह विदेशियों को मारना नहीं चाहती। अगर अधिकारियों द्वारा भेजा गया कोई जांचकर्ता मारा जाता है, तो इससे और भी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, लुमियन ने अनुमान लगाया। और उसे मुझ पर शक नहीं है, इसलिए उसे तुम पर भी शक नहीं है। गवाह की मौत हो चुकी थी और उसे किसी और ने नहीं देखा था। और ने सिर हिलाया और विनम्रता से कहा, मुझे तो रात का खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा है। अचानक लुमियन के मन में एक विचार आया। अगर हम महल में चले तो कैसा रहेगा? क्या अपराधी अपराध स्थल पर लौट रहा है? और हंस पड़ी। लुमियन ने सिर हिलाया। मैं महल की जांच करना चाहता हूँ। मैडम पॉलिस को मुझ पर शक नहीं है, इसलिए मैं बिना किसी का ध्यान खींचे जा सकता हूँ। ओह, और मैंने अभी तक कोई ट्यूलिप नहीं तोड़ी है। मैं सुगंध बनाने के बहाने कुछ ट्यूलिप मंगवा सकती हूँ। चूंकि और मैडम पुआलिस दोस्त प्रतीत होते थे, इसलिए लुमियन के कार्यों में कोई समस्या नहीं थी। और ने एक पल सोचा और फिर कहा, हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम ये सुनिश्चित नहीं कर सकते कि मैडम पॉलिस कोई परेशानी खड़ी नहीं करेगी। हाँ, अगर तुम आधे घंटे में वापस नहीं आए, तो मैं गांव के बाहरी इलाके में जाकर चक्र को फिर से शुरू कर दूंगा। ठीक है, लुमियन सहमत हो गया। अल्पविराम। जैसे ही लुमियन एक बार फिर प्रशासक के महल में पहुंची, सूरज पहाड़ के पीछे डूब चुका था, जिससे क्षितिज लाल रंग से रंग गया था। बगीचे से गुजरते हुए लुमियन खुले मुख्य द्वार पर पहुंची और एक पुरुष नौकर के पास गई। माफ कीजिए, मेरी दादी और एक सुगंध बना रही हैं। क्या मैं मैडम पॉलिस से कुछ ट्यूलिप उधार ले सकती हूँ? लाल कमीज और सफेद पतलून पहने हुए पुरुष नौकर ने बिना किसी संदेह के जवाब दिया। मैं मैडम से पता कर लूंगी। वह झटपट महल के अंदर चला गया। कुछ देर बाद वह फिर प्रकट हुआ। मैडम कहती हैं कि आप सीधे बगीचे में जाकर उन्हें तोड़ सकते हैं। क्या उसे मुझ पर बिल्कुल भी शक नहीं है? वैसे भी ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर भी उसने महल में प्रवेश करने से परहेज किया और ट्यूलिप की तलाश में बगीचे की ओर चल पड़ा। वहीं पर लुमियन ने फूलों को देखा और एक नौकरानी को छाया में एक फूल वाले पेड़ की छंटाई करते हुए देखा। जब वह लापरवाही से उसे देख रहा था, तभी अचानक उसकी निगाहें ठहर गईं। नौकरानी की उम्र 40 के आसपास थी। उसके बाल भूरे, आंखें भूरी और चेहरा झुर्रियों से रहित था। वह कोई और नहीं बल्कि वही दाई थी जिसने वैलेंटाइन और अन्य लोगों से लड़ाई की थी और अंततः रयान के हाथों मारी गई थी। फिर भी वह यहाँ खड़ी थी, मानो उसे कोई चोट न आए हो। उसका चेहरा फूलों और पेड़ों की छाया में ढका हुआ था। 70 आत्मा संचार। जैसे ही उसने दाई पर नजर डाली, लुमियन का दिल धड़कना बंद हो गया। क्या वह अभी भी जीवित है? मैंने स्पष्ट रूप से रयान द्वारा उसकी हत्या होते देखी, और उसकी आत्मा चकनाचूर हो गई। ल्यूमियन को अच्छी तरह याद था कि कैसे दाई का शरीर अंततः मांस के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गया था जो जमीन पर बिखरे पड़े थे।
शरीर के कुछ हिस्से तो मिल भी नहीं पाए थे। ये तो जरूर किसी भूत से सामना है। नहीं, रुको, सांस लेने की आवाज आ रही है। लुमियन को अपनी बहन के उपन्यासों के कुछ दृश्य याद आ गए, और उसका दिल जो पहले शांत था, अब तेजी से धड़कने लगा। अगर दाई उसकी तरफ न देख रही होती और फूलों वाले पेड़ की शाखाओं को छांटने में व्यस्त न होती, तो वह तनाव के कारण प्रतिक्रिया जरूर देता। कचा कचा बेतरतीब ढंग से उगी पेड़ की छोटी छोटी शाखाएं जमीन पर गिर पड़ी, जिससे स्तब्ध लुमियन अपनी तंद्रा से बाहर आ गया। उसने अनजाने में एक कदम आगे बढ़ाया और उस जगह की ओर चलने लगा जहां ट्यूलिप खिले हुए थे। उस दाई ने न तो उसे रोका और न ही मुड़कर देखा। ल्यूमियन ने एक बार फिर उस पर नजर डाली। वह शाखाओं की छंटाई में मग्न थी। फूलों और पेड़ों की छाया के कारण उसका चेहरा अंधकार में और उदास लग रहा था। वहां रुकने की हिम्मत न करते हुए लुमियन ने कुछ ट्यूलिप तोड़े और प्रशासक के महल से निकल गया। गांव लौटने पर भी उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। खुद को शांत करने के बाद लुमियन रेमोंड ग्रे के घर की ओर चल पड़ा। अभी और के लिए चक्र शुरू करने का समय नहीं हुआ था। ये भी 2 मंजिला इमारत थी, लेकिन ल्यूमियन और औरोर के घर की तुलना में ये स्पष्ट रूप से पुरानी, अधिक जर्जर और संकरी थी। बाहरी दीवार पर फैली हरी भरी वनस्पतियों के बीच पत्थर का भूरा रंग दिखाई दे रहा था। उस समय ग्रे के घर का दरवाजा पूरी तरह से खुला हुआ था, जिससे बाईं ओर चूल्हा, दाईं ओर मेज और पीछे लकड़ी की बाल्टियां दिखाई दे रही थीं। ल्यूमियन को याद आया कि लकड़ी के बैरल भंडारण के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। उनके द्वारा अलग किए गए स्थान में 2 साधारण लकड़ी के पलंग थे। वे रेमोंड और उसकी बहन के थे। ल्यूमियन ने दरवाजा नहीं खटखटाया और हमेशा की तरह सीधे ग्रेग के घर में घुस गया। रेमोंड की बड़ी और छोटी बहनें अपनी मां को रात का खाना बनाने में मदद कर रही थीं। रेमोंड के पिता पियरे ग्रेग लकड़ी की मेज पर एक कुर्सी पर बैठे, उदास चेहरे के साथ सस्ती शराब पी रहे थे। मैंने सुना है कि रेमोंड लापता है, लुमियन ने चिंतित भाव से पियरे ग्रेग से पूछा। पियरे ग्रेग काफी बूढ़े लग रहे थे, और उनके चेहरे पर मौजूद कुछ झुर्रियां और भी अधिक स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। उसने लुमियन की ओर देखा और हैरानी और उलझन में पूछा, तुम्हें नहीं पता? इसी क्षण रीमुंड की माँ और दोनों बहनें अपना काम रोककर लुमियन की ओर देखने लगी। ल्यूमियन इससे अधिक ईमानदार नहीं हो सकता था। मैं अपने कामों में व्यस्त था। मैंने रीमुंड को कई दिनों से नहीं देखा है। पियरे ग्रेग ने पहले ही पूछताछ कर ली थी और उसे पता था कि लुमियन सच कह रहा है। अन्यथा, अगर उसे शक होता कि इस बदमाश ने ही रेमुंड को घर से भागने के लिए उकसाया है, तो वह उसी दोपहर उससे पूछताछ करने चला जाता। 2 दिन पहले दोपहर को उन्होंने कहा कि यह 29 तारीख थी। रेमुंड जाने के बाद वापस नहीं लौटा। पियरे ग्रेग ने उदास चेहरे से कहा, हम उसे ढूंढ रहे हैं। उसके दोनों भाई अभी भी खोजबीन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वह कहाँ गया होगा? लुमियन ने जवाब देने से पहले थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, वह अक्सर कहता है कि वह भेड़ चराना नहीं सीखना चाहता, लेकिन उसके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। उसके लिए अकेले जाना नामुमकिन है। मुझे देखना होगा कि उसने कुछ छोड़ा तो नहीं है। बोलते बोलते वह सहज रूप से पहली मंजिल के पीछे रखे लकड़ी के बक्सों की ओर बढ़ा और उनके बीच से गुजरते हुए रेमुंड के बिस्तर तक पहुंचा। बिस्तर बहुत ही साधारण था, मानो लकड़ी के कुछ तख्तों को जोड़कर बनाया गया हो। हालांकि धूसर नीले रंग की चादरें, भूसे से भरा तकिया और मरम्मत के निशान वाली रजाई सब साफ सुथरे थे। इससे स्पष्ट था कि इन्हें अक्सर धोया जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि औरोर को स्वच्छता बहुत पसंद थी और वह अपने घर या शरीर पर जूं नहीं पनपने देती थी। लुमियन ने भी यही आदत अपना ली थी। इसलिए जब वह अपने साथियों के साथ खेलता था, तो वह जानबूझकर उन्हें साफ सफाई बनाए रखने के लिए प्रेरित करता था। वह उन साथियों को गंदा रहने और दिन भर जूं और पिस्सू से परेशान रहने नहीं देता था। अगर रेमुंड और बाकी लोग कभी काम में ढिलाई बरतते और रेमुंड को पता चलता कि उनके सिर में जुए हैं, तो उनके साथ जरूर शरारत की जाएगी। यहाँ तक कि उन्हें नदी में धकेल दिया जाएगा और मना करने पर भी उन्हें नहलाया जाएगा। कुछ वर्षों के उत्पीड़न के बाद रेमुंड घर लौटने पर नियमित रूप से पर्यावरण की सफाई में मदद करता था। हमें कोई संदेश नहीं मिला, पियरे ग्रेग ने चिंता भरे भाव से कहा और उसके पीछे पीछे बिस्तर तक गया। ल्यूमियन रेमुंड के बिस्तर के पास बैठ गई और तकिए के नीचे हाथ डाला। उसे 2 चीजें मिली, एक फटा हुआ गहरे लाल रंग का फाउंटेन पेन और लिखावट से भरी एक अभ्यास पुस्तिका।
रीमुन ज्ञान का भूखा था, लेकिन उसे शिक्षा प्राप्त करने के बहुत कम अवसर मिले। सम्राट रोसेले के समय में कौडू जैसे गांवों में अनिवार्य टाउनशिप स्कूल थे, जो प्रशासक के कार्यालय के साथ ही एक ही इमारत में स्थित थे। इस इमारत में एक सेना भर्ती केंद्र, एक भर्ती शारीरिक परीक्षा समिति और अन्य संस्थान भी थे, लेकिन अंततः कर्मचारियों की संख्या बहुत कम थी। हाल के दशकों में कई गांवों में स्कूल बंद हो गए थे। चच बड़ी आबादी के लिए रविवार स्कूल चलाता था, लेकिन कौडू को बच्चों को पढ़ाने के लिए कभी कभार शिक्षित बुजुर्गों पर निर्भर रहना पड़ता था। समय के साथ कुछ युवा फिर से निरक्षर हो गए। जब लुमियन का मूड अच्छा होता था, तो वह कहता था कि उसे शराब पीने के लिए पैसों की जरूरत है। इसलिए वह अपने पुराने फाउंटेन पेन और वर्कबुक रीमुंड, अवा और अन्य लोगों को कम कीमत पर बेच देता था, और इस प्रक्रिया में उन्हें कुछ शब्द भी सिखा देता था। रीमुंड हर पाठ को उतनी ही गंभीरता से लेता था जितनी गंभीरता से वह युद्ध प्रशिक्षण लेता था और पहाड़ों में चरवाहों को पनीर बनाने में मदद करके पैसे कमाता था। वह अपनी किस्मत बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित था। ल्यूमियन ने फाउंटेन पेन और अभ्यास पुस्तिका को बाहर निकाला और काफी देर तक उन्हें घूरता रहा। मैंने पादरी से पूछा। उन्होंने कहा कि ये तो बस साधारण शब्द हैं जिनसे कोई वाक्य नहीं बनता। पियरे ग्रेग ने आह भरी। ल्यूमियन ने अभ्यास पुस्तिका के पन्ने पलटे और गौर किया कि लिखावट पहले कितनी गंदी और बदसूरत थी, अब स्वीकार्य स्तर तक सुधर गई थी। सच है, इसमें कोई संदेश नहीं है। उन्होंने पियरे ग्रेग की बात से सहमति जताते हुए कहा, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या ये कोई ऐसा कोड है जिसे एक वाक्य में बदला जा सकता है। आपने भी ऐसी ही कोई कहानी सुनी होगी, है ना? औरों ने ये कहानी गांव के कई बच्चों को सुनाई थी। क्या उन्होंने घर पर इसके बारे में बात की थी? इसमें रीमुंड के छोटे भाई और बहन भी शामिल थे। हाँ, उन्होंने किया। पियरे ग्रेग ने सिर हिलाया। जब कोडू गांव के लोग शराब खाने का खर्च नहीं उठा सकते थे, तो वे अक्सर रात में रसोई में इकट्ठा होकर बातचीत, हंसी मजाक और कहानियां सुनाते थे। पहली बार आने वाले मेहमानों को इंटीज के सामाजिक नियमों का पालन करना पड़ता था और शराब की एक बोतल लानी पड़ती थी, चाहे वह सस्ती ही क्यों न हो। पियरे ग्रेग ने ऐसी ही एक सभा के दौरान अपने सबसे छोटे बेटे से इसी तरह की एक कहानी सुनी थी। लुमियन ने आत्मविश्वास से अभ्यास पुस्तिका को ऊपर उठाया। मैं इसे औरों के पास वापस ले जाऊंगा ताकि वह इसकी जांच कर सके और देख सके कि उसे कुछ मिलता है या नहीं। ठीक है। पियरे ग्रेग को नहीं लगता था कि यह कोई मूल्यवान चीज है। लकड़ी के बैरलों से घिरे क्षेत्र को छोड़ने के बाद लुमियन दरवाजे की ओर चली गई, और पियरे ग्रेग फिर से बैठ गया। कुछ कदम आगे बढ़ने पर लुमियन ने पियरे ग्रेग को आह भरते और बुदबुदाते हुए सुना, अगर वह भेड़ चराना नहीं सीखना चाहता था, तो मुझे बता सकता था। वह यूं ही क्यों चला गया? हमारा परिवार जल्द ही समृद्ध हो जाएगा। उसे अब भेड़ चराना सीखने की जरूरत नहीं होगी। डॉट डॉट डॉट। अमीर। लुमियन का दिल तेजी से धड़कने लगा जब वह जिज्ञासा का दिखावा करते हुए मुड़ा। धनवान बनने का ये कैसा मौका है? पियरे ग्रेग ने ऊपर नहीं देखा। अपना सिर नीचे झुकाए हुए उसने निराशा से कहा, हमारे परिवार की कुंडली बदलने वाली है। हमारी किस्मत सुधरने वाली है। क्या? लुमियन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। तुम्हें ये किसने बताया? उसने पूछा। पियरे ग्रेग ने कोई जवाब नहीं दिया और विलाप करना जारी रखा। अल्पविराम। घर लौटने पर लुमियन ने तुरंत अपनी बहन को बताया कि दाई अभी भी जीवित है। औरों ने अपनी सुनहरी भौहें सिकुड़ी। वह जरूरी नहीं कि एक जीवित व्यक्ति हो। लुमियन चौंक गया। डॉट डॉट डॉट। औरों ने सोचते हुए कहा, क्या हमने इस बारे में पहले चर्चा नहीं की थी? मैडम पॉलिस के मार्ग में मरे हुओं को वश में करने की शक्ति हो सकती है। वह शायद एक ज़ॉम्बी हो। असंभव, लुमियन ने कहा। मैंने उसे बिना अपनी आध्यात्मिक दृष्टि सक्रिय किए देखा था। इसके अलावा उसके शरीर पर टांकों के कोई निशान नहीं थे। उस समय रयान ने उसके शरीर के कई छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे। लुमियन ने याद करते हुए कहा, और मैंने उसकी सांसें भी सुनी थी। इस बिंदु पर लुमियन रुक गया। हालांकि वह थोड़ी सुस्त जरूर थी। उसका चेहरा उदास था और उसकी आंखों में चमक नहीं थी। वह बिल्कुल नारोका जैसी दिख रही थी। वही नारोका जिसे मैंने पिछली रात देखा था, जब नारोका ने पहल करके परमिता में प्रवेश किया था। नारोका का चेहरा पीला पड़ गया था और आंखें भावहीन थीं। बेशक दाई दिखने में एक जीवित व्यक्ति से अधिक मिलती जुलती थी। औरों ने सिर हिलाया और कहा, एक विशेष अवस्था जो मरे हुओं के करीब हो।
कोई जवाब न निकाल पाने पर उसने लुमियन को कुछ और कहने का इशारा किया। ल्यूमियन ने रेमुंड के पिता के शब्दों में घटी हर बात को विस्तार से बताया, मानो महल में कुछ हुआ ही न हो। और चुपचाप सुनती रही और सिर हिलाया। मैडम पॉल इस महल के मामले को आगे बढ़ाना नहीं चाहती। मुझे आश्चर्य है कि वह क्या छुपा रही हैं। हजारों मधुमेह रोगी आयुर्वेद की तरफ क्यों मुड़ रहे हैं। साथ ही आपकी खोज से यह साबित होता है कि गांव में पाई जाने वाली कुछ असामान्यताओं का संबंध उससे है, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वह इस चक्र में शामिल है। उसका मतलब ये था कि मैडम पॉलिस का इस असामान्यता में मुख्य संबंध प्रजनन क्षमता, मृत्यु, आत्मा और परमिता से था। इसका समय चक्र से कोई लेना देना नहीं था। मुझे भी ऐसा ही लगता है। लुमियन को अपनी खोजबीन के दौरान ऐसा आभास हुआ था। ऐसा लगता है कि पादरी और उनके साथियों के पीछे मैडम पुआलिस नहीं है। रेमुंड के पिता के शब्दों का हवाला देते हुए उसने अनुमान लगाया, वह कौन है जिसने यह अफवाह फैलाई कि कुछ करने से राशिफल प्रभावित हो सकता है और सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। और ने संक्षिप्त रूप से सहमति व्यक्त की। हम कल जांच करेंगे और देखेंगे कि क्या हम आज रात रेमुंड की आत्मा से संपर्क कर सकते हैं। अल्पविराम। रात के खाने के बाद और ने देखा कि अब समय हो गया है और उसने वेदी स्थापित करना शुरू कर दिया। वह मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, इसलिए उसने केवल एक मोमबत्ती रखी, लेकिन उस मोमबत्ती को नींद लाने वाले फूलों और अन्य सामग्रियों से बनी दूसरी मोमबत्ती से बदल दिया गया। और ने एक चांदी के खंजर को पवित्र किया और आध्यात्मिकता की एक दीवार खड़ी कर दी। फिर उसने रात की वनीला और चंद्रमा के फूलों से बने अर्क की कुछ बूंदें नारंगी लपटों पर डाली, जिससे एक धुंधली सी कोहरा छा गया। तैयारियों को पूरा देखकर और ने वेदी पर रखी कार्यपुस्तिका पर एक नजर डाली और एक कदम पीछे हट गई। उसने प्राचीन हर्मेस शैली में कहा, मैं। जैसे ही उसने वह शब्द कहा, उसकी आंखें काली पड़ गईं, मानो उसके चारों ओर एक अदृश्य हवा घूम रही हो। मैं अपने नाम से आह्वान करता हूँ। यह उसका दूसरा वाक्य था, और उसने इसे बदलकर हर्मेस कर दिया। क्योंकि उसे रेमुंड की आत्मा का पता नहीं था, इसलिए वह उससे सीधे संवाद नहीं कर सकती थी। वह केवल उसे बुलाने का प्रयास कर सकती थी। एक जंगली बियॉन्ड होने के नाते वह इस क्षेत्र की प्रभारी शाश्वत देवी से प्रार्थना करने का साहस नहीं कर सकती थी। वह केवल अपने दम पर ही निर्भर थी। सफलता की संभावना बहुत कम थी, जब तक कि रेमुंड की आत्मा वास्तव में कोडू में कहीं न हो और बहुत करीब न हो। और ने आगे कहा, कोडू गांव में भटकती आत्मा। रेमुंड ग्रेग नाम का आदमी। इस अभ्यास पुस्तिका का स्वामी। नारंगी रंग की मोमबत्ती की लौ अचानक हिलने लगी, आसपास के कोहरे को सोखते हुए थोड़ी बड़ी हो गई। इसकी रोशनी लहरदार थी और गहरे नीले रंग से रंगी हुई थी। जैसे ही और ने विभिन्न सामग्रियों से शक्ति प्राप्त करना शुरू किया, उसके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी। तेज हवाओं के बीच नीली लपटों के ऊपर एक आकृति दिखाई दी। अपनी आध्यात्मिक दृष्टि सक्रिय कर चुके लुमियन ने एक पारदर्शी आकृति देखी। उसके भूरे बाल और आंखें थीं, और वह देखने में काफी साधारण लग रहा था। वह रेमुंड ग्रेग था। वह वास्तव में अभी भी गांव में ही था। रेमुंड का शरीर फूला हुआ था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखों के कोनों से खून के रंग के आंसू टपक रहे थे। और स्पष्ट रूप से स्तब्ध रह गई। चक्र के पुनः आरंभ होने के बाद रेमुंड केवल लापता हो गया था, डूबा नहीं था। उसकी आत्मा का यह हाल कैसे हुआ? बिल्कुल सही। अगर वह डूबा नहीं होता, तो वह आत्मा कैसे बन सकता था? वे आत्मा विरोधी थे। अपनी असमंजस की स्थिति में और ने पूछा, रेमुंड ग्रेग, तुम अचानक कहाँ गायब हो गए थे? रेमुंड का चेहरा अचानक गुस्से से भर गया और वह चीखते हुए बोला, उन्होंने मुझे डुबो दिया।